ढेर सारे क्वेश्चंस लेके ढेर सारे क्या है डिस्कस करने में टाइम तो लगता है ना। स्पीड बढ़ाऊं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय महाकाल। तुम तो यार गुड मॉर्निंग नहीं, जय महाकाल। चलिए आगे देखते हैं। जब when a coal seam is classified as second degree gaseous seam, देखिए इसका आंसर तो आपको पता ही है कि भाई कोल सीम को अगर सेकंड डिग्री गैसीय सीम में हम क्लासिफाई करते हैं अगर उसका रेट ऑफ एमिशन इतने क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर से कम है, या फिर 1 से 10 क्यूबिक मीटर के बीच है, या फिर रेट ऑफ एमिशन 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है, या फिर कोई इन्फ्लेमेबल गैस नहीं पाई गई है, ठीक है, तो उसको सेकंड डिग्री में क्लासिफाई करेंगे क्या? तो इनमें से कौन से को हम सेकंड डिग्री में क्लासिफाई करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि अगर रेट ऑफ एमिशन जो है आपका 1 से 10 क्यूबिक मीटर के बीच में, मतलब कि इतनी इन्फ्लेमेबल गैस 1 टन कोयला निकालने पर इतनी इन्फ्लेमेबल गैस रिलीज होती है, कितनी? 1 क्यूबिक मीटर से लेके 10 क्यूबिक मीटर तक की इन्फ्लेमेबल गैस जो है तो रिलीज होती है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ एमिशन। तो उसको हम क्या किस में क्लासिफाई करते हैं? सेकेंड डिग्री गैसीय सीम में क्लासिफाई करते हैं। अगला सवाल बहुत तेजी से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जनरल बॉडी ऑफ एयर डज नॉट इंक्लूड, जनरल बॉडी ऑफ एयर में किस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे? रिटर्न एयरवे की हवा को, इनटेक एयरवे की हवा को, या फिर रूफ कैविटी की हवा को, या फिर सील्ड ऑफ एरिया के एटमॉस्फेयर को? बड़ा ही कठिन सवाल यहाँ पे आते हुए, लेकिन हमारे मेधावी छात्रों ने इतने भी कमजोर नहीं है, उन्होंने इसका आंसर सही तरीके से दिया और सबका आंसर करेक्ट है, सील्ड ऑफ एरिया एटमॉस्फेयर, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कि बोलता है ऑक्सिलरी फैन इज यूज्ड टू वेंटिलेट। ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? भाई एक या एक से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए, या फिर किसी पूरी डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए, या फिर एग्जॉस्टिंग फैन के रूप में यूज किया जाता है, सरफेस पे मतलब लगा दिया एज एग्जॉस्टिंग फैन, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, बताओ। ऑक्सिलरी फैन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, खटाक से आंसर दो। फिर मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑक्सिलरी फैन से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछता हूँ। अरे रेगुलेशन क्या है यार, मैं तो एक्स्ट्रा चीजें बताते चल रहा हूँ वैसे भी, अब ना 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अरे आप लोगों का क्लास है भी 10:30 से, साढ़े नहीं 9:30 से क्लास है। बाप रे, बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है यार, आप लोग तो क्लास क्लास अल्लाह मचा रहे थे, अब देखो क्लास कैसे चल रही है, हैं? चलिए, तो मैं कुछ डाटा बताता हूं, उसको लिख लीजिएगा चाहे, या फिर मेरे सवालों को मैं सवाल पूछते जाता हूं, उनके आंसर्स दे दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये तो ठीक नॉर्मल सी बात। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरी तरफ से ले लो, ठीक है। मेरा ये सवाल है, पहला क्वेश्चन, ऑक्सिलरी फैन का इंस्टॉलेशन करने के पहले, ठीक है, जिस रोडवे में ऑक्सिलरी फैन को इंस्टॉल करना है, ध्यान से सुनना, ऑक्सिलरी फैन, मैं लिखूंगा नहीं यार, ऑक्सिलरी फैन का इंस्टॉलेशन करने से पहले
जिस रोडवे में ऑक्सिलरी फैन को इंस्टॉल करना है, उस रोडवे का जो है तो इंस्पेक्शन हमें कितने दिन में एक बार करना जरूरी है, ठीक है, और किसके द्वारा किया जाएगा। जिस पॉइंट पे हमें इंस्टॉलेशन करना है वहां पे उस रोडवे में या उस पॉइंट पे जहां पे ऑक्सिलरी फैन सेटअप करना है, वहां पर जो है तो किसके द्वारा और कितने समय में एक बार जो है तो जा जाके बार बार वहां पे पहले कुछ समय पहले वहां पे क्या करना है, एयर की क्वांटिटी पता करनी है, ठीक है। तो कितने समय पहले, और उसके बाद भी ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद भी आपको हर एक उस पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। एयर की क्वांटिटी पता करनी है, ये भी याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उस पॉइंट पे एयर की क्वांटिटी भी अपन पता करेंगे, एयर की क्वांटिटी पता करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? कितने दिनों में वेंटिलेशन ऑफिसर? 7 डेज। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, ठीक है। तो क्या है आंसर इसका? वेंटिलेशन ऑफिसर, और हर 7 दिन में, एवरी 7 डेज। और किसके द्वारा किया जाएगा? वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, जिस रोडवे में हम ऑक्सिलरी फैन लगा रहे हैं, उस रोडवे में जो है तो कितनी हवा होनी चाहिए, कितनी हवा होनी चाहिए? क्वेश्चन अधूरा है, और आगे बताऊं कि इतने में बन जाएगा? जिस रोडवे में वेंटिलेशन फैन लगा रहे हो उस रोडवे में कितनी हवा होनी चाहिए? वेरी गुड, रुझान आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। 50%, 50%, 50%, 50%, 60 नहीं, 50%। लेकिन किस चीज का 50%? जितना भी जितना भी जितना भी रोडवे में हवा है, रोडवे में हवा है, तो ऑक्सिलरी फैन उससे 50% से ज्यादा यूज नहीं करेगा। 50% से ज्यादा हवा यूज ना करे, उस कैपेसिटी का आपको जो है तो वेंटिलेशन ऑक्सिलरी फैन लगाना है, ठीक है। कि जिस रोडवे में लगा रहे हैं वहां पर 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा जो है तो अगर मतलब जितनी भी कैपेसिटी है ऑक्सिलरी फैन की, या फिर रोडवे में जितनी हवा है, तो ऑक्सिलरी फैन किस कैपेसिटी की लगाओगे? जितनी हवा है उसका 50%, मैक्सिमम 50% यूज करे ऑक्सिलरी फैन, उससे ज्यादा यूज ना करे, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट का ये एंट्रेंस है, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सिलरी फैन लगाना है, तो क्या सही है मेरा यहाँ पर ऑक्सिलरी फैन लगाना? एंट्रेंस पे ही मैंने ऑक्सिलरी फैन लगा दिया, है ना। दो एंट्रेंस है मान लीजिए, एक एंट्रेंस पे मैंने ऑक्सिलरी फैन लगा दिया, क्या मैंने सही किया? अगर नहीं किया है तो मुझे कहां पे लगाना चाहिए? एंट्रेंस से लगभग कितना दूरी मेंटेन करके रखना है मुझे ऑक्सिलरी फैन का? ऑक्सिलरी फैन का एंट्रेंस से कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे रे 4.5 मीटर। एंट्रेंस से कम 4.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मतलब कि एकदम एंट्रेंस पे ही नहीं लगाएंगे, थोड़ा आगे जाके 4.5 मीटर या उससे ज्यादा दूरी पर जाके अपन वहां पे जो है तो ऑक्सिलरी फैन जो है तो लगाएंगे, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन, एक और हो जाए। अब ऑक्सिलरी फैन में जो हवा मिलती है, अब देखो ऑक्सिलरी फैन क्या करता है भाई, यहां से हवा लिया और यहां फेंक दिया कहीं ले जाके डक्ट में, डक्ट की मदद से फेस में ले जाके फेंक दिया।
यहां से लिया, इस रोडवे से लिया, है ना, इस रोडवे से लिया और यहां पे कहीं ले जाके फेंक दिया। तो जिस रोडवे में उसको हवा मिल रही है, जिस रोडवे से वो हवा खींच रहा है, वहां पर मीथेन का परसेंटेज कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? मीथेन का परसेंटेज कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बताएं। बहुत बढ़िया यार, सब एकदम तगड़े लोग हैं, है ना। 0.3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीथेन का परसेंटेज 0.3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस हेडिंग को ऑक्सिलरी फैन क्या कर रहा है, वेंटिलेट कर रहा है, उस हेडिंग में मीथेन का परसेंटेज, उस हेडिंग के रिटर्न साइड में, रिटर्न एयर में, उस हेडिंग के रिटर्न एयरवे में मीथेन का परसेंटेज कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? उस हेडिंग के रिटर्न एयरवे में, जिस हेडिंग को ऑक्सिलरी फैन वेंटिलेट कर रहा है, उस हेडिंग के रिटर्न एयरवे में मीथेन का परसेंटेज कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बताएं। सेवन फाइव 0.75? अरे वो 0.75 अलग चीज है। 0.5 वाले जितने भी है वो सबका आंसर सही है। जिस हेडिंग को वेंटिलेट मतलब ऑक्सिलरी फैन वेंटिलेट कर रहा है, उस हेडिंग के रिटर्न एयर में कभी भी रिटर्न एयर में 0.5% से ज्यादा मीथेन नहीं होना चाहिए। देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें क्वेश्चन पूछ लिया मैं। मजा आ रहा है? बोरियत तो नहीं लग रही? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा हो हाथ खड़े कर दो। हाँ बिल्कुल पूछो रुद्र, जल्दी से पूछ लो, अभी देख रहा हूं। जल्दी पूछो रुद्र। यहाँ देख रहे हो खटाखट मैसेज आते हैं। आ रही है सर? अरे, अरे आ रहा है, बोल भाई। अरे यार, आएगा, ओपन कास्ट का भी आएगा, अंडरग्राउंड का भी आता है, ओपन कास्ट का भी आता है, टेंशन ना लो। अभी तो मैं तो भाई मॉक टेस्ट का डिस्कशन कर रहा हूं ना। एक्सियल फ्लो फैन क्या होता है, बताते हैं। एक्सियल फ्लो, अरे ये तो अभी आपका पढ़ाया जाएगा ही यार, क्यों परेशान होते हो। कोल माइन मीथेन, मैं लिख लेता हूं आपका क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं थोड़ी देर से। अरे कहाँ गया भाई, एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, ठीक है। कोल माइन मीथेन, कोल माइन मीथेन मतलब किस चीज की रिकवरी कोल माइंस में से करते हैं? कोल माइन मीथेन में हम किस चीज की रिकवरी करते हैं कोल माइन से? पेट्रोल की, नेचुरल गैस की, वेपर की, डीजल की, किस चीज की रिकवरी करते हैं? नेचुरल गैस की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बूस्टर फैन? बूस्टर फैन कहां पे लगाया जाता है? बूस्टर फैन कहां पे लगाया जाता है? फेस में लगाया जाता है, या फिर इनटेक और रिटर्न एयरवे में, मेन इनटेक और मेन रिटर्न एयरवे में लगाया जाता है, या फिर सरफेस पे लगाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? कहां पे लगाया जाता है बूस्टर फैन? बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन की बात करें तो एक और चीज बता दीजिए कि बूस्टर फैन के चारों तरफ, रूफ, फ्लोर और साइड्स में, बूस्टर फैन के चारों तरफ, रूफ, फ्लोर और साइड्स में कितनी दूरी तक आपको जो है तो ब्रिक, कंक्रीट या फायर रेजिस्टेंट सीलेंट से लाइनिंग करनी पड़ेगी, छपाई करनी पड़ेगी?
ठीक है, एक तो इसका आंसर तो चलो देख लेते हैं। मेन इनटेक और रिटर्न एयरवे में बूस्टर फैन का इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, अब मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर, कितनी दूरी तक? रेगुलेशन नंबर 5 मीटर, वेरी गुड। रेगुलेशन नंबर 162। ठीक है, 162 रेगुलेशन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट शुड बी द एज ऑफ मिनिमम एज ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन? कॉम्पिटेंट पर्सन की मिनिमम एज कितनी होगी? 18 साल, 20 साल, 21 साल, 16 साल? मिनिमम एज, तो करेक्ट आंसर इज 20 इयर्स। अच्छा, कॉम्पिटेंट पर्सन, क्या एक ऑफिशियल को कॉम्पिटेंट पर्सन बोल सकते हैं? क्या ओवरमैन एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, या फिर माइनिंग सरदार एक कॉम्पिटेंट पर्सन है? बताएं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? नो नो, नहीं है। चलो यस आ रहा है, हाँ यस आ रहा है। देखो, एक तरीके से अगर देखा जाए तो कॉम्पिटेंट पर्सन होता कौन है? पहले तो कॉम्पिटेंट पर्सन की ना डेफिनेशन अपने दिमाग में क्लियर करिए कि कॉम्पिटेंट पर्सन होता कौन है, किसे कहते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन? अरे मैं तो ढूंढ लूं पहले, तब मैं बताऊं। हाँ, तो कॉम्पिटेंट पर्सन किसे कहते हैं? पहली कंडीशन तो जिसकी उम्र 20 साल या उससे अधिक हो, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, अब इसमें ये बोलता है, सिंपल सी एक लास्ट लाइन आप याद रखिएगा, अ पर्सन responsible for the duties assigned to him। ठीक है, एक पर्टिकुलर काम जब हम किसी को दे देते हैं, मैनेजर के द्वारा जब राइटिंग में एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है ना, मैनेजर के द्वारा जब आपको एक कोई भी एक पर्टिकुलर काम, जैसे मान लीजिए बोल दिया, आज किसी माइनिंग सरदार को बोल दिया कि सर आप आज यहाँ चले जाइए, आप ये देखिए कि स्टॉपिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और स्टॉपिंग का ध्यान रखिए कि सही तरीके से बनाए वहां पे वर्कर्स। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग बनवाने की जिम्मेदारी माइनिंग सरदार जी को दे दिया गया। अब माइनिंग सरदार, सोचिए एक माइनिंग सरदार की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। तो स्टॉपिंग का काम करवाने जा रहे हैं, ठीक है, स्टॉपिंग बनवा रहे हैं, तो बैठ के वहां पर ये काम कंप्लीट करने के लिए जो टारगेट मिला है ना उनको, तो वो किस में आ जाता है? वो तो कॉम्पिटेंट पर्सन में आ जाता है। भाई सीधे सीधे बोला है, किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन की निगरानी में यह काम करना है। आप कॉम्पिटेंट पर्सन जहां जहां लिखा है वहां वहां आपका क्या होगा? माइनिंग सरदार काम करेगा, है ना। चलो, इससे भी नहीं समझ में आता ना, आपको इस पे भी भरोसा नहीं है, तो आप जो है तो अपना सबसे लास्ट चैप्टर खोलिए, सबसे लास्ट चैप्टर, कि उसमें ना एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 247, रेगुलेशन नंबर 247। तो बोलता है किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को, जिसको भी आप कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट करते हैं, रेगुलेशन नंबर 30 में, 33 में, या फिर 75 में, या फिर 99 में, या फिर 137 में, जिसको भी आप कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उस बंदे के पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। लो, सीधे सीधे बोल रहा है। अब
अब बोलो कौन कहता है कि ओवरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है? कॉम्पिटेंट पर्सन है कौन? जिसको एक पर्टिकुलर काम दिया, वो पर्टिकुलर काम कर रहा है। जैसे एक शॉर्ट फायरर हो गया, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, बट ही इज नॉट एन ऑफिशियल। वो एक ऑफिशियल में नहीं आता। आता है? आता है कि नहीं आता? शॉर्ट फायरर एक ऑफिशियल है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर काम है। बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 बस। उसका एक पर्टिकुलर काम है। शॉर्ट फायरर एक पर्टिकुलर काम लेके चल रहा है वो बंदा, है ना? मतलब ऑफिशियल क्या हो गया? वो तो मतलब इंस्पेक्शन करता है, सर्वे सर्वा। किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा मालिक, किसी भी एक जगह का पूरा मालिक, मतलब सारे काम देखेगा। वो एक काम नहीं देखेगा, उसके अंडर में कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं। ऑफिशियल जिसके अंडर में बहुत सारे कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, सबके काम बांट के जाता है वो, है ना? तो वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया। शॉर्ट फायरर ब्लास्टर, वो भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है, ऑफिशियल नहीं है। तो अब आपको याद रहेगा? याद रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी सारी चीजें हम सीखते हुए चल रहे हैं। पहले से कर। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का जो समय है फाइनेंशियल ईयर का, वो कब से खत्म स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून? है? जुलाई से जून, अच्छा हाँ ठीक है। नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है अप्रैल एंड मार्च, है ना? अप्रैल से चालू होता है, मार्च में खत्म होता है, 31 मार्च को, बकायदा एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्लान्स एंड सेक्शन शैल बी अप टू डेट विच इज नॉट अर्लियर देन। ओ माय गॉड। अरे सिंपल सी बात ये बोल रहा है यार, प्लान्स एंड सेक्शन को हर कितने समय में अपडेट रखना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना? 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने? ऐसा लग रहा भाजी वड़ा बेच रहा हूँ स्टेशन पे। अरे यार बड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, क्यों स्लो चल रहे हैं? बी बी बी, वेरी गुड। मैं तो तेजी से कोशिश कर रहा हूँ, तब भी स्लो चल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं, 3 महीने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, किस रेगुलेशन में दिया है इसका भी बता दो यार, एक तो मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, बोलोगे हैं? किस रेगुलेशन में दिया है? रेगुलेशन नंबर 64। वेरी गुड, वेरी गुड। रेगुलेशन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन। What should be the maximum distance between two mines to make joint survey plan? दो माइंस के जॉइंट सर्वे प्लान बनाना है, दो माइंस को, तो उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? मिनिमम तो कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हो सकती है? उससे ज्यादा दूर हुआ ना तो जॉइंट सर्वे प्लान वान कुछ नहीं बनाने वाले ये लोग। ठीक है, तो बताओ कितनी मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हो सकती है? या फिर बगल वाली माइंस हमारी माइंस के कितने दूरी पर होने पर, कितनी दूरी होने पर हमें जॉइंट सर्वे प्लान बनाना पड़ेगा? बताओ 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 बताओ, बताओ। कॉमन बाउंड्री है, कितनी दूरी कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहे हैं दोनों जन? आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं एक और 60 मीटर, 60 मीटर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के देता हूँ, ठीक है? मैं ढूंढता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, मजा आ रहा है मेरे को तो पूछने में आप लोगों से ना,
इस टाइप के क्वेश्चन पूछने में बड़ा मजा आता है। ओके, वेयर इज माय, याद आ रहा है क्वेश्चन, बस वही थोड़ा मिल जाए। ड्यूटीज प्लान्स एंड सेक्शन कहाँ गया भाई? एक ही क्वेश्चन है। हाँ, एक तो क्वेश्चन। चलो ओपन कास्ट का ही क्वेश्चन समझ लो इसको। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका आंसर क्या होगा? 60 मीटर होगा, ठीक है, 60 मीटर। अच्छा ये बताइए, जियोलॉजिकल प्लान, ये तो ओपन कास्ट में बनता है, जियोलॉजिकल प्लान है ना, जियोलॉजिकल प्लान। जियोलॉजिकल प्लान में का आरएफ कितना होता है? आरएफ कितना होता है जियोलॉजिकल प्लान का? जियोलॉजिकल प्लान का आरएफ कितना होता है? टाइम टाइप करने में टाइम लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कहाँ थे, यहाँ थे। In case of underground mines, what should be the maximum interval of contour line points? अंडरग्राउंड माइंस के केस में कंटूर लाइंस के बीच का जो इंटरवल है वो मैक्सिमम कितना होगा, और ओपन कास्ट के केस में कितना होगा, बताएं। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन यहां पे दे दिया। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ओपन कास्ट के केस में कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड कि अप टू व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूर तक हम बनाएंगे। एक एक करके मैं क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं पूछते जाऊंगा, आंसर देते जाएगा। अप टू व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूर तक हम बनाएंगे, है ना। कंटूर लाइंस कितने बड़े, कितनी दूर तक एरिया का तक का बनाना है, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कौन सा था, अगर मुझे कोई और कंटूर लाइन, मतलब कंटूर लाइन का इंटरवल, हु डिसाइड्स, कंटूर लाइन का इंटरवल जो है, कहीं कहीं पे मान लीजिए ये, चलो पहले 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 इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था, कैंटोनमेंट माइंस के केस में मैक्सिमम इंटरवल क्या होता है कंटूर लाइन पॉइंट्स के बीच में। हाँ, विच डिस्टेंस, एक क्वेश्चन ये भी था, विच डिस्टेंस, ये भी था मेरा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो क्या था, फटाफट पूछते जाता हूं, बताते जाना, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन, अंडरग्राउंड माइंस के केस में मैक्सिमम इंटरवल क्या होना चाहिए कंटूर लाइंस के बीच का, क्या होना चाहिए। चलो आंसर तो दे दियो आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, दूसरा 200 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पर कंटूर लाइंस होते हैं, ठीक है, 5-5 मीटर की दूरी पर कंटूर लाइंस बनाए जाते हैं।
मैक्सिमम 5 मीटर का, ओपन कास्ट के केस में मैक्सिमम 10 मीटर का। ठीक है, कंटूर लाइंस वर्किंग प्लेस से कितनी दूरी तक बनाया जाता है? मान लीजिए मेरा वर्किंग प्लेस यहाँ पे है, अब मैं कितनी दूर तक कंटूर लाइन बनाऊंगा? 2-4 किलोमीटर तक जाऊंगा क्या? नहीं, मैक्सिमम 200 मीटर दूरी तक, 200 मीटर की दूरी तक आपको कंटूर लाइंस बनाने हैं। ठीक है, कंटूर लाइन का इंटरवल इंटरवल कौन स्पेसिफाई कर सकता है स्पेशल ऑर्डर से, परमिशन देके? ठीक है, मतलब राइटिंग में परमिशन देने का काम ऑर्डर के थ्रू कौन डिसाइड करता है कंट्रोल लाइन का? चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर? कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है कंट्रोल लाइन का इंटरवल? चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर? वेरी गुड, रीजनल इंस्पेक्टर। तो इसका आंसर हो गया रीजनल इंस्पेक्टर। अब ये कंट्रोल लाइन कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल? कौन सा डिस्टेंस है कंट्रोल लाइन? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? दो कंट्रोल लाइंस के बीच की दूरी जो है, ये जो 5 मीटर 10 मीटर आपने डिस्टेंस की बात की है ना, ये कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि वर्टिकल डिस्टेंस है? ये पूछ रहा हूं। एक्सप्लेन करता हूं कंट्रोल लाइन, एक सेकेंड। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 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 अच्छा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मेजॉरिटी है, वर्टिकल माइनॉरिटी है तेरी की। वर्टिक दोनों, दोनों पक्का? रेगुलेशन फिर से पढ़ो, चलो। वर्टिकल इंटरवल होता है, वर्टिकल इंटरवल की बात कर रहा है। कौन सा इंटरवल है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल इंटरवल है। देखा, दे दिया ना। चलो, देखिए कंट्रोल लाइन होता क्या है। हम्म, अब कंटूर लाइन मेरा क्या होता है? मान लीजिए, मैं हमेशा ऐसे ही समझाता हूँ यार, ये एक पहाड़ हो गया, ठीक है, और ये आपका, मैं एक ऊबड़ खाबड़ जमीन कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब मैं इस जमीन में एक ये पॉइंट पकड़ रहा हूं, फिर देखा इस पॉइंट के बराबर एकदम सीधी लाइन जाएगी। ये पॉइंट आया इस पॉइंट के बराबर, ये पॉइंट आया, ठीक है। तो देखो, या अब देखिए इस पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया मेरा। तो मैंने कर क्या रहा हूं यहां पे मैं, है ना, मैं यहां पे आखिर कर क्या रहा हूं? मैंने सेम हाइट, सेम हाइट वाले पॉइंट्स लिए और उनको एक लाइन से जोड़ दिया। ठीक है, एक लाइन मतलब मैंने क्या किया, एक कागज पे जोड़ा यार, अब ऐसे नहीं जोड़ूंगा, है ना, सही में जाके सेम हाइट वाले पॉइंट्स को लिए और उनको एक कागज पे एक पर्टिकुलर लाइन से जोड़ दिया कि ये सेम हाइट वाले पॉइंट्स हैं। ये ऐसा भी बन सकता है, सेम हाइट वाले पॉइंट्स ऐसे ऐसे भी मिल सकते हैं आपको। तो ये जब सेम हाइट वाले पॉइंट्स को जब आप एक लाइन से जोड़ देते हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन। तो कंटूर लाइन में हम करते क्या है? we used to connect the same elevation points with a line। ठीक है, अब जैसे कि एक पहाड़ हो गया, अब इस पहाड़ में आप ऐसे एक कंटूर लाइन बना दोगे, है ना, पीछे से बकायदा आके इस टाइप से, ठीक है। फिर उसके 5 मीटर नीचे, फिर 5 मीटर नीचे फिर एक कंटूर लाइन बनाओगे पहाड़ के चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ ये बनता है, ठीक है। सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये इस तरीके से, ठीक है।
ये आपका, तो ये जो वर्टिकल इंटरवल है ये बोलता है 5 मीटर या 10 मीटर, ठीक है। और पहाड़ी हिली टेरेन के केस में 10 मीटर रखा गया है, ठीक है। तो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को कंटूर लाइन कहा जाता है। एलिवेशन मतलब हाइट, सेम हाइट वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को। आगे बढ़े। क्या टाइम हो गया? अभी तो बहुत टाइम बचा है ना, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है देवसेना। चलो, बाहुबली। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू आउटलेट्स, दो आउटलेट्स के बीच में कम से कम कितना दूरी होना चाहिए? मतलब कि अंडरग्राउंड में हम जो दो ठो बाहर निकलने के भागने के लिए जो रास्ते बना रहे हैं, दो ठो शाफ्ट अगर बनाते हो किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में, दोनों शाफ्ट के बीच की दूरी जो है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? अरे नहीं, हाँ मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम कितना भी चला जाए, ठीक है। 15.5 मीटर, 13.5 मीटर, 16.5 मीटर या 12.5 मीटर बताए? तो इसका करेक्ट आंसर है 13.5 मीटर। वाओ, 13.5 मीटर। रेगुलेशन नंबर कौन सा? रेगुलेशन नंबर 71, आउटलेट्स फ्रॉम अ माइन। अच्छा, बाईपास, बाईपास क्या है? बाईपास, उसके डायमेंशंस क्या है बाईपास के? और पास बाई के क्या डायमेंशंस हैं? पास बाय, पास बाय की क्या डायमेंशन है? बाईपास का पहले बताओ, पहले बाईपास का डायमेंशन बताओ। क्या बी कर रहा है भाई? क्या हो गया? फ्रीज। हाँ चलो, लिखने में टाइम लगता है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। तो बाईपास, बाईपास का क्या है? वॉकेबल पैसेज है ना, बाईपास बना रहे हो। और पास बाई का क्या है? अच्छा, पास बाई का क्या डायमेंशन है? पास बाई, अनिमेश, पास बाई। वन पॉइंट एट, 1.5। अच्छा, कौन से रेगुलेशन में दिया ये तो बता दो। एक तो 71 है, दूसरा, अरे यार मैं खोलना भूल जाता हूँ मेरे को, कौन सा रेगुलेशन था? वेंटिलेशन शाफ्ट, शाफ्ट 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 वाला कहाँ था? रेगुलेशन ही भूल गया मेरे को। 71, दूसरा क्या है? दूसरा रेगुलेशन कौन सा था?
जिसमें ये वॉकेबल पैसेज के अलावा कुछ दिया था जो आपका आया 89। अच्छा 89 है, धन्यवाद दोस्तों। 89 89 89 89 वही तो था। बाईपास। देखो यार, ये आपका क्या हो जाता है, बाईपास क्या होता है आपका, बाईपास ये आपका शाफ्ट, शाफ्ट के दोनों तरफ ये रोडवे। अब कोई भी इंसान टुचुक टुचुक करके ना शाफ्ट में से कूद के ना जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, पीछे से एक रास्ता देते हैं। ये हो गया बाईपास। अरे सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, चलो इसको याद नहीं रहता ना, एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, एक को ही पकड़ के चलो ना। बाईपास क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने शहर में ये अंदर घुस रहा हूं, मान लीजिए रीवा है मेरा मेरा रीवा शहर, ठीक है, रीवा में हमें अंदर जाना है। तो मैं ऐसे ही रोड से आया बकायदा, यहाँ से अंदर जाना है, रीवा में घुसना है। तो रीवा के लिए दो रोड गई है इस तरीके से, एक गई है ऐसे घूम के इसी पॉइंट पे पहुंचाएगी मुझे, और एक सीधे सीधे निकल गई। ठीक है, रात में नो एंट्री खुलती है। तो ये कौन, इस रोड को क्या बोलते हो आप, जो एकदम शहर के बाहर बाहर चली गई, और ये शहर के बीचों बीच से गई है, ये रोड शहर के बीचों बीच से गई है। तो जो शहर के बाहर से जो रोड गई है, वो आपको, उस रोड को आप क्या बोलते हो, बाईपास बोलते हो। भाई बाईपास से होके निकल लो, है ना, थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन ये है कि खाली रहती रोड, है ना। और ये क्या हो गया, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, पास बाई। तो बाईपास क्या हो गया, सिंपल सी बात है, बाईपास बोल दिया मतलब दिमाग में बैठा लो, आपका लॉन्गेस्ट रूट हो गया। ठीक है, पास बाई क्या हो जाता है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, ये यहां से लेके यहां तक। अब जैसे कि मतलब मुझे इनटेक और रिटर्न को कनेक्ट करना है, ये इनटेक ये रिटर्न, इन दोनों, ये आपका एक शाफ्ट हो गया, दूसरा शाफ्ट हो गया, तो दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए मैंने एक शॉर्टेस्ट पाथ बना दिया। मतलब कि पूरी माइंस या तो घूम के चला जाऊं, मैं यहां से पूरी माइंस घूम के चला जाऊं, या तो मैं यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाऊं। तो मैंने दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या बना दिया, अपना शॉर्टेस्ट पाथ बना दिया। ये क्या है मेरा, पास बाई। आई बात समझ में। तो बाईपास ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। क्या टाइम हो गया, 9:19 हुए अभी, अरे बहुत टाइम है यार, क्या 10 मिनट का रेस्ट जी। अभी क्या, अभी तो एक क्लास और होनी है मेरी, ये आज मुझे खत्म करना है आपका मॉक टेस्ट का। एट व्हाट डेप्थ शाफ्ट, एट व्हाट डेप्थ ऑफ शाफ्ट मैकेनिकल अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड, शाफ्ट की कितनी गहराई होने पर मैकेनिकल अरेंजमेंट उसमें प्रोवाइड कराएंगे हम, 10 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर। शाफ्ट की कितनी गहराई होने पर उसमें मैकेनिकल अरेंजमेंट प्रोवाइड कराना जरूरी हो जाता है। खटाखट बताएं। बी 15, किसी का 30। चलो मैं देखता हूं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जी जल्दी से सभी को आंसर बताएं। ओ 30 मीटर, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कहा, कौन सा रेगुलेशन, उंगली करने की आदत ना जाएगी। रेगुलेशन नंबर, रेगुलेशन नंबर, अभी तो बी आ रहा है।
अरे क्या करेगा जी, करते करते पढ़ लेना, मोबाइल लेके बैठ जाना ना, फ्रेश होने जाना। इतना टेंशन नहीं है जी। गर्लफ्रेंड से जब चैटिंग करनी होती है तब मोबाइल लेके जाएगा बाथरूम में? हाँ नहीं तो बदमाश। तब तो धीरे धीरे मम्मी पापा से बच के मुनुन मुनुन बतियाता रहता है। चलो आगे। मैन राइटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड, मेरे को देखो 40 क्वेश्चन पूरे करने में फटाफट कर देता हूँ, फिर छुट्टी, ठीक है। मैन राइटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड व्हेन इंक्लाइन लेंथ इज मोर देन, कितने किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ होने पर मैन राइटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना है? तो मैन राइटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कराना 1 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ होने पर। ये आपका दिया हुआ है किसमें? रेगुलेशन नंबर, कंप्यूटर जी आंसर बता दीजिए नहीं तो गुस्सा जाएंगे। रेगुलेशन नंबर 71 में ये आपको दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 71 में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 34, what should be the maximum distance of shaft lining from the shaft bottom during shaft sinking? शाफ्ट लाइनिंग में की जो डिस्टेंस है, मतलब अरे सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है यार कि शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं, शाफ्ट सिंकिंग करते समय लाइनिंग भी ऊपर से करते हुए आ रहे हैं, तो लाइनिंग के और शाफ्ट बॉटम के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम कितनी भी रख लो। तो 10 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, कंप्यूटर स्क्रीन जी आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा आपका 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर, रेगुलेशन नंबर 72 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर इन द शाफ्ट? सीढ़ियों की मैक्सिमम इंक्लिनेशन क्या होगी? शाफ्ट में जो सीढ़ियां दी जा रही हैं, सीढ़ियां जो दी जा रही हैं शाफ्ट में, उनका मैक्सिमम इंक्लिनेशन क्या होगा? 90 डिग्री के इंक्लिनेशन पे खड़ी सीढ़ियां लगा दोगे, निपट ना जाएगा। 80 डिग्री का इंक्लिनेशन, 85 डिग्री, या फिर नन ऑफ द अबाव। तो करेक्ट आंसर बताइए कंप्यूटर स्क्रीन जी। 80 डिग्री इज द राइट आंसर। इसका ये आपको दिया है रेगुलेशन नंबर 71 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा रेगुलेशन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एवरी पार्ट ऑफ माइंड एटलीस्ट हाउ means of egress to the surface shall be provided? how many means of egress होगा? क्वेश्चन गलत लिखवा देते हो यार। हाउ मेनी, तो हाउ मेनी मीन्स ऑफ इग्रेस टू द सरफेस, मतलब अंडरग्राउंड से, अंडरग्राउंड के हर एक पार्ट से, माइंस के अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड माइंस के हर एक पार्ट से आपको बाहर भागने के कितने रास्ते कम से कम होने चाहिए? कितने रास्ते होने चाहिए? 1 2 3 4? अमर, अकबर, एंथोनी? तो दो, कम से कम दो, ठीक है, एटलीस्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट इन हाउ मेनी डेज इंस्पेक्शन ऑफ शाफ्ट शैल बी डन? शाफ्ट का इंस्पेक्शन कितने दिन में एक बार होगा? 15 दिन, 7 दिन, डेली करोगे, या फिर 30 दिन में एक बार? तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है 7 दिन। अच्छा, मैकेनाइज्ड आउटलेट है अगर, तो मैकेनाइज्ड आउटलेट है तो कितने दिन में इंस्पेक्शन होगा? मैकेनाइज्ड आउटलेट है तो कितने दिन में इंस्पेक्शन होगा? 7 डेज में, ठीक है। मैकेनाइज्ड आउटलेट के केस में कितने दिन में इंस्पेक्शन होगा? 7 डेज में इंस्पेक्शन होगा। ये कहां दिया हुआ है आपका? रेगुलेशन नंबर 75 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ माइन ऑल प्लान्स एंड सेक्शन शैल बी सबमिटेड? माइंस का डिसकंटिन्यूएंस होने के कितने दिन के भीतर सारे के सारे प्लान्स और सेक्शंस जो है तो ले जाके सबमिट कर देना है? किसको सबमिट करोगे जी? पहले तो बताओ कितने दिन में सबमिट करेंगे? 7 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 15 दिन, कितने दिन में सबमिट करोगे? 4 मिनट बचे मेरे पास, 2 क्वेश्चंस। तो करेक्ट आंसर है कंप्यूटर स्क्रीन जी 90 डेज, 90 दिन का है ना, 90 डेज में सबमिट करना है। डिसकंटिन्यूएंस के केस में 90 डेज है, बाकी अबैंडनमेंट और क्लोजर के केस में 30 डेज है, ध्यान में रखिएगा ये चीज, है ना।
अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट बाउंड्री अगर नहीं शो कर सकते हैं लीज होल्ड एरिया का एक प्लान में, तो साइड में जो दूसरा प्लान अपन लगाते हैं उसको कौन सा प्लान कहा जाता है? एक्स्ट्रा प्लान, की प्लान, कंबाइंड प्लान, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर होगा की प्लान। ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर? ओ माय गॉड, ये तगड़ा क्वेश्चन है। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की स्पीड